जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारा है एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ये सभी टॉपिक पढ़े थे, तो वो वीडियोस भी आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस लेसन में दिए गए सभी जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ समझाने वाला हूँ, ऑल कॉन्सेप्ट इन वन वीडियो। और उसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाना हूँ जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस जोन होंगे, जितने भी इस लेसन के प्रैक्टिस जोन होने वाले वो सभी मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो अभी हम जो देखने वाले हैं इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सपोज जितने भी कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कॉलम मेथड, ग्रुपिंग मेथड जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, तो ये सभी मेथड्स किस में देखने वाले हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वो टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पिछले साल जो हमने पढ़ा था, 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, ये लेसन सेम था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का एक लेसन था लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। पर वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, फिर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ये सब हमने लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या बेसिकली, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती है। उसमें से पहली चीज़ होती है हमारी वेरिएबल्स, और दूसरी चीज़ होती है हमारा कांस्टेंट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर मान के चलते हैं, मैं अभी ये वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मान के चलते हैं कि मुझे मम्मी ने दिए मुझे 100 रुपीज़, और मम्मी ने बोला है मुझे कि दुकान में जाओ और दुकान से मुझे 1 kg शुगर खरीद के लाओ। कितना? 1 kg शुगर खरीद के लाओ। अब मम्मी ने तो मुझे दिए 100 रुपीज़, मुझे पता नहीं 1 kg शुगर की प्राइस कितनी है। तो मैं शॉप में गया और शॉप में मैंने बोला, दुकानदार से मैंने बोला कि सर या फिर अंकल, मुझे 1 kg शुगर चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए। तो उसने मुझे 1 kg शुगर दे दी, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था, उसके बाद जो मेरे बचे हुए पैसे थे, उसने मुझे बचे हुए पैसे रिटर्न कर दे, रिमेनिंग अमाउंट। अब मैं जब घर गया मैंने मम्मी को 1 kg शुगर दिया, और उसके बाद मम्मी को मैंने रिटर्न किए 60 रुपीज़। अब मैं तो बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि 60 रुपीज़ मैंने क्यों दिए। मुझे इतना बस पता था मैं 100 रुपये लेके गया और 60 रुपये मैंने मम्मी को दिए। तो अब इसमें क्या है, मुझे 1 kg शुगर की प्राइस कितनी है मुझे पता नहीं है, वही मुझे फाइंड आउट करना है। अगर जब प्राइस पता नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैंने मम्मी से लिए थे 100 रुपीज़, उससे माइनस अगर मैं 60 करूँगा तो मुझे क्या बोलेगा 40 रुपीज़। मतलब ये 40 रुपीज़ क्या हो गई मेरी, 1 kg शुगर की प्राइस, ये 40 रुपीज़ क्या होगी मेरी, 1 किलो शुगर की प्राइस हो गई। बट इसी प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स में एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, कोई भी लेटर यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर जो होते हैं वो क्या वेरीफाई करते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि ये भी कोई तो भी वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी लेटर का यूज़ करके, क्योंकि ये हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है, ये मुझे पता नहीं है, ये प्राइस मुझे पता नहीं था। मैंने फाइंड किया, मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, मैंने सब्ट्रैक्शन किया, और उसके बाद मुझे 40 मिला। पर अगर मुझे कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी है जो कि अननोन है मेरे लिए, तो उस अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया मेरा, वेरिएबल क्या होगा मेरा, एक अननोन क्वांटिटी जो मुझे पता नहीं और जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक लेटर का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, स्मॉल लेटर्स, फ्रॉम A to Z, A से लेके Z तक हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं, वो किसी भी एक्सप्रेशन में सेम नहीं रहते।
किसी एक एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू अगर 2 है तो कुछ दूसरे एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ये चेंज होती रहती है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती है। उसके उल्टा कर दो तो उसके उल्टा क्या आता है हमारा सेकंड, कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि वो फिक्स होता है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है हमारा? फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू मार्कर है, ब्लू मार्कर है, जब तक मैं इसके अंदर ब्लू कलर का इंक फिल कर रहा हूँ तब तक ये मेरा ब्लू कलर का दिखेगा, और जिस दिन मैंने इसमें ब्लैक कलर का इंक डाल दिया तो ये ब्लैक कलर में चलना चालू करेगा। पर जब तक मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर रहा हूँ तो ये ब्लू कलर में चलेगा। मतलब इसका क्या है, ये मार्कर जो है इसका कलर मेरा फिक्स रहेगा। इसलिए कांस्टेंट क्या करते हैं हम, कांस्टेंट मतलब हमारे क्या होते हैं नंबर्स 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, ये सब क्या हो गए हमारे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट ये जो 1 है ये दुनिया में आप कहीं भी जाओ इस 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ये 2 है, दुनिया में आप कहीं भी जाओ ये 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, 2 की वैल्यू कहीं भी जाने के बाद चेंज नहीं होगी। तो क्या है कांस्टेंट, क्या है, एक इसकी वैल्यू क्या है फिक्स्ड होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इज फिक्स्ड। कांस्टेंट की वैल्यू दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो भी वैल्यू क्या होती है हमारी फिक्स होती है। अब ये अभी हमें पता चल गया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये तो हमने पहली बार पढ़ा है, 6th स्टैंडर्ड में एक बार पढ़ा था, भूल गए होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट 9th लेसन है। 6th स्टैंडर्ड पास हो के अभी 6-7 महीने हो गए ऑलरेडी। तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है एक x इसके बीच में डाल दिया है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर होता है ए प्लस, और मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्म हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 × x + 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x + 3। ये भी क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर इसके बाद का अगर हम टॉपिक देखते हैं, जैसे कि हमने फॉर्म किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसके बाद में कुछ दिया गया है, कॉम्बिनेशन दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल विद द वेरिएबल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल विद द वेरिएबल मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल x² x³ क्या है, मैंने कॉमा दिया बीच में। x² मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल के साथ। x² मतलब क्या हो गया, x × x। x² का मतलब क्या होता है, x × x। तो मैंने क्या किया, दोनों जो मेरे वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल क्या है मेरे सेम है, और उसको कंबाइन किससे किया, एक ऑपरेटर से किया, मल्टीप्लिकेशन से। तो इसका आंसर क्या है, x के इसमें पावर में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे कितने x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही x के पावर में यहाँ पे 3 है, x³। तो क्या हो गया, x × x। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, x³। कितने x है, 1 2 3। तो x के पावर में क्या आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा दिया है कंबाइनिंग वेरिएबल विथ अदर वेरिएबल। अब अदर वेरिएबल के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, तो देखते हैं। ये 2 वेरिएबल है हमारे, और एक ले लेता हूँ z। अब कॉम्बिनेशन दोनों या तीनों वेरिएबल का कैसे करेंगे, ये डिफरेंट वेरिएबल्स है। अगर हम देखते हैं तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स है, मतलब इनके वैल्यू भी डिफरेंट हो गए, या फिर कई बार हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, x + y, ये भी क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर दूसरा ऐसे लिख सकते हैं x y z विच इज इक्वल टू x × y × z। x y z को हम क्या लिख सकते हैं, x × y × z, या फिर x × y × z को हम कैसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, x y z। तो क्या किया मैंने, कंबाइन किया कितने वेरिएबल को, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने तीनों डिफरेंट वेरिएबल यूज़ किए, और यहाँ पे क्या मैंने 2 डिफरेंट वेरिएबल यूज़ किए। ठीक है, मैंने कंबाइन किए डिफरेंट वेरिएबल्स को। थर्ड उन्होंने बोला है कंबाइनिंग अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। अब कांस्टेंट
और वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 4, ये है x, ये है y, ये 3 हमारे पास है, एक कांस्टेंट है ये, और ये 2 वेरिएबल। अब कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन कर सकते हैं, मैं 4 को x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 इंटू एक्स क्या बनेगा मेरा 4x, ये हो गया कंबाइनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। या फिर दूसरा भी मैं ट्राई कर सकता हूँ 4 प्लस वाई, ये भी क्या हो गया मेरा 4 प्लस 5, या फिर इसको लिख सकते हैं y प्लस 4, ये क्या है मैंने कंबाइन कर दिया वेरिएबल और कांस्टेंट को। यहाँ पे कांस्टेंट पहले लिखा, बाद में वेरिएबल लिखा, बीच में उसके ऑपरेटर दे दिया, तो क्या हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तीसरा दिया है उन्हें कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल इसी की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल, कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल 3xy प्लस 7, ये यहाँ पे आ गए वेरिएबल, यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, ये भी हो गया कांस्टेंट। एक्सप्रेशन में ये जो नंबर होता है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की इसमें वैल्यू नहीं दी गई है। इक्वेशन में यही नंबर क्या बन जाता है कोएफिशिएंट, तो अभी वो हमें पढ़ना नहीं है, बाद में पढ़ना है। तो ये भी क्या होगा हमारा कंबाइनिंग ऑफ कांस्टेंट, कंबाइनिंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो हमने दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक होने वाला है हमारा टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो उसके लिए मैं ये रब करता हूँ। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये भी एक बहुत ही इजी टॉपिक है, जो समझने के लिए मे भी आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए देखते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अभी टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन में हम क्या पढ़ने वाले, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में अनलिमिटेड टर्म्स हो सकती है, पर वो उतने देंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे, 4 होंगे, या फिर सिंप्लीफिकेशन का अगर टॉपिक आए तो उसमें 10 या 12 टर्म हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ये टर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली टर्म्स क्या होते हैं, ऑपरेटर जो बीच में होता है, उससे जो ऑपरेटर के बेस के ऊपर जो भी डिवीजन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उसको बोलते हैं हम टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स क्या होता है, कि इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, टर्म लाइक x²। अगर हम देखते हैं टर्म्स, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है हमारा 3x + 7, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या है, एक ऑपरेटर है, एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, और दूसरा क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट विथ वेरिएबल। तो अभी इसमें हमें क्या लिखना है, टर्म्स लिखना है। तो ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये किससे सेपरेट किया गया है, उन्होंने एक एडिशन का सिंबल यूज करके उन्होंने सेपरेट किया है। तो ये जो सेपरेशन है 3x और ये 7, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या है इस एक्सप्रेशन के क्या है टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन के क्या है टर्म्स है। अभी ये जो टर्म्स है हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये जो टर्म्स है हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब भी हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड या फिर राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमें टर्म्स को कंबाइन करके ही क्या बनाना, फॉर्म करना पड़ता है एक्सप्रेशन। अभी भी हमने क्या किया, हमने जब टर्म्स को कंबाइन किया है तब जाके क्या बनाया, हमारा एक्सप्रेशन बनाया। तो इसमें बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी हम देखते हैं, एक -4a + b। एग्जाम्पल -4a + b। तो इसमें कितने टर्म है, इसमें हमारे कितने आते हैं, 2 टर्म आते हैं। कौन से, एक हो गया -4a और दूसरा हो गया b। ये जो पॉजिटिव साइन होता है हम लिखते नहीं नंबर के आगे, और निगेटिव साइन हमेशा हमें मेंशन करना पड़ता है। तो ये क्या होगा हमारा टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। उसके बाद जो दिया गया है हमारे टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन में एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। तो अभी क्या पढ़ना है, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन में हमारे क्या दिया है, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट।
तो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। अभी फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं? देखो, कोई भी जो नंबर होता है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, और जो भी टर्म जिसके साथ वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के साथ जो कुछ भी नंबर होता है कॉम्बिनेशन में, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। अभी कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 15 का। तो अगर हम फैक्टर देखते हैं एग्जांपल से, मैं समझाता हूँ। एग्जांपल दिया है उन्होंने 15। तो 15 के मुझे क्या करना है? फैक्टर्स चेक करने। अगर मैं 15 को दूसरा एक भी तरीका है उससे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 अभी क्या होता है? 15 होता है मेरा। 3 5 अभी कितना होता है मेरा? 15 होता है। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये मेरा जो 3 है और ये जो मेरा 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या दे रहा है? 15 ही दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा? 3 और 5, ये मेरा 3 और 5 क्या है? ये मेरे 15 के फैक्टर है। किसके फैक्टर है? ये मेरे 15 के फैक्टर है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूँ 12। अगर मैं 12 को लिखता हूँ 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 लिखता हूँ मैं, तो ये मेरा क्या हो गया? 6 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 12। तो ये मेरे क्या हो गए? 6 और 2 फैक्टर्स हो गए। बट अगर इसमें हम देखते हैं, अगर ये 6 को, ये जो 6 है मैं उसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। इसके भी दो फैक्टर आएंगे। 6 के क्या फैक्टर आएंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये बचा वाला 2। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब अगर मैं ये तीनों नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो अभी ये क्या आएंगे मेरे? ये हो गए मेरे 12 के फैक्टर्स। ये क्या होगे मेरे? 12 के फैक्टर। तो जितने स्मॉलेस्ट नंबर तक आप जितना ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करते जाओगे उतने ज़्यादा आपको ज़्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, और हमें ज़्यादा ही फैक्टर्स चाहिए, कम नहीं। अगर आंसर में ये लिखते हैं तो ये कहीं पे गलत नहीं होगा, बट जब हमें पता है कि 6 के फैक्टर है तो हम क्यों ना लिखें, तो हमें 6 के फैक्टर भी लिखने पड़ते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल 7। अब इस 7 के कितने फैक्टर्स होंगे? ट्राई करो। 7 को कोई भी फैक्टर नहीं है। 7 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7। 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, मतलब 7 के कितने फैक्टर है? 2 ही है, 1 और 7। क्योंकि 7 क्या है? 7 है हमारा एक प्राइम नंबर, तो उसकी वजह से हमारे 7 के फैक्टर में हम 1 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, सिर्फ 7 भी लिखे तो भी चलेगा। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद का जो तो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा कोएफिशिएंट्स। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है होने वाला है हमारा कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट, ये जो टॉपिक्स है फैक्टर्स, कोएफिशिएंट, ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक्स है इस लेसन के। इसके बाद भी इस लेसन में कुछ हार्ड नहीं है, बट ज़्यादातर टॉपिक इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? एक कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? ये एक अलजेब्रिक टर्म होती है। ये क्या होती है? एक अलजेब्रिक टर्म होती है। उस अलजेब्रिक टर्म में जो भी उसका न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म के साथ, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया बुक में, बुक का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द टर्म 7x² y, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने 7x² y। ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल है। अभी इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा? तो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर हटा दो, जो बचता है कांस्टेंट, वो होता है हमारा कोएफिशिएंट। मतलब इसमें अगर हम लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 7x² y इज क्या आ गया? 7। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वेरिएबल के साथ उसको क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं तो वो एग्जांपल भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है फैक्टर्स ऑफ कोएफिशिएंट में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट के बेस पे कोई एग्जांपल नहीं दिया था, उन्होंने डायरेक्ट प्रैक्टिस जोन दिया था। तो प्रैक्टिस जोन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। तो एग्जांपल लिखता हूँ मैं,
यहीं पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ड्रॉ ए ट्री डायग्राम, draw a tree diagram to represent terms and factors of the algebraic expression of the algebraic expression 9xyz plus 7y, 9xyz plus 7y। तो यह हमने जो पढ़ा था फैक्टर्स, उसके बेसिस के ऊपर क्या है, टर्म्स एंड फैक्टर्स जो दिया था उसके बेसिस के ऊपर ये हमारा एग्जाम्पल। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन। तो उन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम। सबसे पहले तो ये इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, क्या ड्रॉ करना है, ट्री डायग्राम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उन्होंने क्या दिया है, ये दिया है 9xyz प्लस 7y। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा एक्सप्रेशन। क्या बोला है, टू रिप्रेजेंट टर्म्स, मतलब एक्सप्रेशन के बाद क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम, टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करने वाले हम, फैक्टर्स। अभी ये जो हमारा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल 2 ही टर्म्स है। एक है हमारा 9xyz और दूसरा है हमारा 7y। दूसरा क्या है हमारा 7y। अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स में क्या क्या आएगा हमारे, ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, मतलब ये मेरे 9 के फैक्टर हो गए 3, और बाकी क्या बचा x, y और z। सिमिलरली 7y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7y के फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे, एक 7 क्योंकि ये प्राइम नंबर है, या फिर इसको 1, 7 और y भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स, ये क्या है हमारे फैक्टर्स हैं दिए गए टर्म्स के। हम एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं निकालते, हम किसके निकालते हैं, टर्म्स के फैक्टर बनाते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, ये दूसरा हो गया, हमने टर्म्स फाइंड आउट किए और टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद उसके हमने फैक्टर निकाले। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है उन्होंने, तो इसको मैं रब कर देता हूँ पहले बोर्ड को। दूसरा एग्जांपल भी सेम है हमारा, उसमें भी हमें टर्म्स एंड फैक्टर्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक एक टॉपिक के साथ। कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकता है तो आप उसको इग्नोर करो, यहाँ पे सब्जी वगैरह बेचते रहते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल 2 में उन्होंने बोला है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट terms and factors, to represent terms and factors of the algebraic expression of the algebraic expression। तो एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने 3x² माइनस 12x। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, जो कि किसके भी ऊपर बेस्ड है, टर्म्स एंड फैक्टर्स के ऊपर। इसमें अभी तक कोएफिशिएंट नहीं आया हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है हमारा एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 3
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 12x, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने। उसके बाद हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, टर्म्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड में टर्म्स। तो टर्म्स क्या आएंगे हमारे, टर्म्स क्या आएंगे, ये जो है हमारा 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया हमारा एक टर्म। और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है हमारा नेगेटिव है, माइनस 12x, ये क्या है हमारा दूसरा टर्म है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखना है। अब 3 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारा, 3 इंटू 1 मतलब 3 का फैक्टर हमारा होगा 3, 1 तो हम लिखेंगे। x के फैक्टर कितने हो गए, x के 2 फैक्टर होते हैं, क्या होता है x और x। अब क्या बचा है y, मतलब ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर वाई। सिमिलरली 12 के क्या फैक्टर्स आते हैं हमारे, 12 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फाइंड आउट करो, ये 2 से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 होता है, 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिविजिबल, 2 3 जा 6, अगेन 3 से डिविजिबल है ये 3, 3 1 जा 3, मतलब 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे -2। एक किसी भी एक नंबर को आप माइनस लगा दो मतलब पूरा आंसर माइनस में हो जाएगा। 2 2 3 और क्या बचा x, तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे पूरे टोटल 12 के फैक्टर्स हैं। ये हो गया हमारे -12x के फैक्टर, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे आता है 3, गलती हो गई थोड़ी सी। तो ये हो गए हमारे -12 के फैक्टर्स। इसके बाद जो हमें एग्जाम्पल पढ़ना है वो एग्जाम्पल है हमारा बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट। तो उसमें हमें टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, राइट द टर्म्स, एग्जाम्पल 3, राइट the terms, factors and all the coefficient, write the terms, factors and all the coefficients and all the coefficients of the following expression. Of the following एक्सप्रेशन। जब भी आप ये फॉलोइंग वर्ड लिखो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए गए। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है ए वाला, तो ए वाला दिया है 3ab -17, 3ab -17, और बी जो एक्सप्रेशन दिया है वो है हमारा x स्क्वायर + 3x + 7, x स्क्वायर + 3x + 7। तो ये हमें 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और 2 एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या लिखना है, टर्म्स लिखना है, फैक्टर्स लिखना है एंड ऑल द कोएफिशिएंट, सभी कोएफिशिएंट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे आएगा हमारा सीरीज नंबर, सीरीज नंबर के बाद क्या लिखेंगे हम, एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, टर्म्स, टर्म्स के बाद क्या लिखना है हमें, फैक्टर्स, और फैक्टर्स के बाद क्या लिखना है हमें, कोएफिशिएंट्स। तो ये बन गया हमारा टेबल। तो सीरीज नंबर में फर्स्ट जो है हमारा क्या है, 3ab -17। 3ab -17 में हमारे कितने टर्म है, हमारे टोटल 2 टर्म है, एक है हमारा 3ab और दूसरा है हमारा -17। अब 3ab के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 तो किसी से डिविजिबल नहीं, 3 को छोड़ के और 1 को छोड़ के, मतलब इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 × 3 आएगा, 3, a, b, ये तीनों इसके फैक्टर आ जाएंगे। और -17 के फैक्टर क्या है, ये एक प्राइम नंबर है तो इसके भी फैक्टर क्या आ जाएंगे, -17। अभी इन्होंने क्या बोला है, ऑल द कोएफिशिएंट, ऑल कोएफिशिएंट लिखना है। तो ऑल कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे हम, 3ab, क्योंकि ये जो टर्म है इसका ही हमें कोएफिशिएंट मिलेगा क्योंकि इसके साथ ही क्या है, वेरिएबल है।
तो इसके कोएफिशिएंट कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ बी के लिए सोचता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो बी को छोड़ के जो भी बचा है वो लिखो 3a। बी के कोएफिशिएंट क्या आएगा मेरा? 3a। ए बी का कोएफिशिएंट क्या आएगा मेरा? 3। ए का कोएफिशिएंट क्या आएगा मेरा? 3b। मेरे 3 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a और b। मेरा 3a का कोएफिशिएंट क्या आ सकता है? b। मेरा 3b का कोएफिशिएंट क्या आ सकता है? a। तो ये मेरे कितने हैं? जितने भी पॉसिबल कोएफिशिएंट आ सकते हैं वो मैंने सभी लिखे। यहाँ पर कोई आएगा क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। -17 एक कांस्टेंट है और उसमें मेरे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। उसके बाद अगर मैं देखूँ बी वाला मेरा, तो बी में क्या दिया है मुझे? x² + 3x + 7। तो इसमें कितने टर्म है? इसमें टोटल 3 टर्म है। एक है x², दूसरा है मेरा 3x और तीसरा है मेरा 7। अब जो कांस्टेंट होता है उसको तो हम बोल ही नहीं सकते कि उसमें कोएफिशिएंट है, तो कांस्टेंट में तो कुछ नहीं आने वाला। x² का कोएफिशिएंट फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले फैक्टर x² का फैक्टर्स है x, x। अब इसका कोएफिशिएंट आ गया, आप बोलोगे इसमें कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। नहीं, x² के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब उसके आगे क्या होता है? उसके आगे होता है हमेशा 1। मतलब हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा? x² का कोएफिशिएंट आएगा हमारा 1। दूसरा है 3x के फैक्टर क्या है? अगेन सेम 3, x। कोएफिशिएंट क्या आएगा? x को छोड़ दो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लिखो 3। 7, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, 0। 7 के फैक्टर क्या आएंगे? हमेशा 7 ही आते हैं, पर कोएफिशिएंट आता है कि इसका? नहीं, इसका कोएफिशिएंट आता है 0। उसके बाद उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, तो वो आप घर में ट्राई करके देखो, वहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही लिखना है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में क्या पढ़ना है हमें? लाइक एंड अनलाइक टर्म एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। सोचो जरा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या हो सकता है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या हो सकता है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होगे और अनलाइक टर्म्स क्या होगे? कैसे पता चलेगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स? तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़ने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है। कौन सा मार्कर है? ये ब्लू कलर का मार्कर है। अगर मैं दूसरा कोई मार्कर यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल एक दूसरा मार्कर है मेरे पास, ये भी एक है ब्लू कलर का। अगर मैं दोनों को, अगर ये इनको मैं काउंट करता हूँ तो टोटल मेरे पास कितने मार्कर है? टोटल मेरे पास 2 मार्कर है। पर ये दोनों भी मार्कर का जो कलर है वो ब्लू ही है। दोनों भी मार्कर का कलर क्या है? तो ब्लू ही है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे मेरे लिए? लाइक कलर या फिर सेम कलर बोल सकता हूँ। जो सेम दिखने वाले, सेम ब्रांड, उनको क्या किस कैटेगरी में जाता है? वो लाइक की कैटेगरी में। और जो सेम ब्रांड है, सपोज ये ब्लू है, ये ब्लैक है, अगर इन दोनों को मिला दो तो कभी मिक्स नहीं हो गए। ये मार्कर तो है पर कलर डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक। क्योंकि इससे लिखूंगा तो ये ब्लू में चलेगी, इससे लिखूंगा तो ब्लैक में चलेगी। ठीक है, अनलाइक है, कलर मैच नहीं होगा। तो अभी हम पढ़ने वाले लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले लाइक टर्म कैसे पढ़ेंगे? जितने भी ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिमिलर फैक्टर्स होते हैं, सिमिलर मतलब सेम दिखने वाले, जिसका वेरिएबल सेम रहेगा, उसका पावर में जो भी है उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा, उतने सभी फैक्टर्स को क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। जितने भी टर्म्स में अगर ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिमिलर फैक्टर है, सेम दिखने वाले, जैसे ये ब्लू है तो ये भी ब्लू चाहिए, ये ब्लू है तो क्या चाहिए? ये मार्कर भी ब्लू कलर में लिखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स। अभी लाइक टर्म्स कैसे लिखेंगे? जो भी टर्म होती है हमारी, द टर्म्स विथ सिमिलर algebraic
फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। आर कॉल्ड क्या आता है हमारा? लाइक टर्म्स। आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे दोस्त से 5 पेन लिए, टोटल कितने लिए? 5 पेन्स। तो उस 5 पेन्स में रेड कलर के पेन्स कितने हैं? रेड कलर के मेरे पास 3 पेन और ब्लैक कलर के मेरे पास 2 पेन्स हैं। अभी मैं रेड कलर के पेन्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ आर और ब्लैक कलर के लिए यूज़ करता हूँ मैं बी। ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो मेरे पास कितने हैं यहाँ पे? 3 रेड प्लस 2 ब्लैक इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। इज इक्वल टू का तो अभी हमें काम नहीं है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैंने दोस्त से फिर से लिए, किसी और दोस्त के पास गया, उसने मुझे 2 रेड कलर के दिए और 3 ब्लैक कलर के दिए, तो अभी मेरे पास टोटल कितने रेड कलर के पेन है? तो मैं क्या देखूँगा? रेड रेड मतलब 3R प्लस 2R प्लस ब्लैक कलर के कितने हो गए? 2B प्लस 3B। तो मेरे पास टोटल रेड कलर के कितने पेन आ गए? 5। और ब्लैक कलर के कितने पेन्स आ गए? 5। तो ये क्या हो गया? मैंने क्या देखा? सिमिलर कौन सा है? वर्ड यूज़ किया है हमने, सिमिलर। सिमिलर फैक्टर्स कहाँ पे? फैक्टर्स में जो ये आर है वेरिएबल, ये सिमिलर है। न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, पर वेरिएबल का अगर हम ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। मेरे पास ये रेड कलर के पेन कितने? यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोनों मिले कितने हो गए मेरे पास? 5 रेड पेन्स। तो ये क्या हो गया ये हो गए मेरे लाइक टर्म्स। ये क्या हो गए ये हो गए मेरे लाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर भी रेड पेन्स है और यहाँ पर भी ये रेड पेन्स है, और ये क्या है? ये ब्लैक कलर पेन है और ये भी ब्लैक कलर की पेन है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स थे, ये भी ब्लैक था और ये भी ब्लैक था, ये रेड था तो ये भी रेड था, तो ये क्या हो गया मेरे? लाइक टर्म्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म के लिए हमें ये वर्ड रब करना पड़ेगा फिर से। अभी हम देखेंगे अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? अनलाइक टर्म बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनलाइक टर्म्स। द टर्म विथ डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। यहाँ पे क्या दिया है? सिमिलर। अभी क्या लिखना है उसकी जगह? बस डिफरेंट। द टर्म्स with different algebraic factor are called unlike terms। are called क्या आता है हमारा? unlike terms। अनलाइक टर्म, द टर्म्स विद डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। अभी इसमें कैसे? सेम एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल पर मैंने कितने लिए? 5 रेड पेन प्लस 2 ब्लैक पेन। अभी अगर किसी ने मुझे पूछा है कि तेरे पास कितने रेड पेन है, तो मैं उसको टोटल बताऊंगा कि मेरे पास 7 पेन है। नहीं, मेरे पास टोटल 7 पेन है, पर सामने वाले ने कितने पूछा मुझे? कितने तेरे पास रेड पेन है? तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास 5 रेड पेन है। उसने पूछा ब्लैक पेन कितने हैं, तो मैं नहीं बोल सकता उसको 5 है, मैं कितने बोलूँगा? 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ पेन्स। मुझे क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ पेन्स। पर मैं इन दोनों को सेम
जैसे ये रेड है और ब्लैक है, दोनों को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि रेड कलर डिफरेंट है और ब्लैक कलर डिफरेंट है, तो दोनों को मैं ऐड कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या हो गया मेरे डिफरेंट वेरिएबल्स है यहाँ पे। डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब क्या हो गए मेरे डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स है। 5 के तो फैक्टर्स अलग रहेंगे, ये आर का फैक्टर और बी का फैक्टर कभी भी मैच नहीं होगा, रेड कलर और ब्लैक कलर कभी भी मैच नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया मेरे डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ये रेड में मैं ब्लैक को ऐड नहीं कर सकता और ब्लैक में मैं रेड को ऐड नहीं कर सकता। तो ये हो गए हमारे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इसमें एक एग्जांपल दिया है, तो ये एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल, ग्रुप द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रुप द लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन्होंने टर्म्स दिए कुछ, तो मैं वो टर्म्स लिखता हूँ। हाँ, टर्म्स है -8x, उसके बाद है 12, x², xy, 10y, 5x, -72yx, -4x²। अभी इसमें क्या लिखना है हमें, सभी जो भी लाइक टर्म्स है उनको क्या करना है हमें एक ग्रुप करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, अभी इनमें देखते हैं जिसके भी वेरिएबल सेम आते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे लाइक टर्म्स हो जाए। अभी यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे कहीं पे x है क्या, सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे भी x है, तो मतलब ये क्या हो गया मेरा -8x एंड 5x। ये क्या हो गया हमारे लाइक टर्म, कॉमा दूसरा लिखते हैं 12 ये क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे दूसरा कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, मतलब मेरा 12 नहीं आएगा। ये किस में जाएगा मेरा अनलाइक में, अनलाइक टर्म्स कितना है 12। x² के साथ दूसरा कोई x² है क्या, x², ये है यहाँ पे x², तो क्या आएगा इसमें x² एंड -4x²। तीसरा देखते हैं xy, यहाँ पे देखो xy उल्टा लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारी लाइक टर्म xy एंड 72yx, ये भी क्या हो गया हमारा लाइक टर्म, मतलब ये हो गया और हमारा, उसके बाद ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया xy। अभी क्या बचे 10y के साथ y वाला कोई वेरिएबल वाला कहीं है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया 10y, मेरा क्या हो गया 10y हो जाता है मेरा अनलाइक टर्म। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और लाइक एंड अनलाइक टर्म को हमने क्या किया है सेपरेट किया है, ग्रुप किया उनका। और यहाँ पे एंड लिखना भूल गया, 12 एंड 10y इज एन अनलाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बोला था तो हमने एक एक ग्रुप बनाया, इनका एक ग्रुप, इनका एक ग्रुप, इनका एक ग्रुप, मतलब पेयर्स बनाए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड रब करना पड़ेगा। आपको कोई एग्जांपल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्या है पॉलिनोमियल। तो मैं एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, किसी को अगर पता है
तो आप कमेंट कर सकते हो। मोनोमियल्स में 2 वर्ड्स होते हैं, मोनोमियल्स। मोनो का मीनिंग जो होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी 1। तो अगर इस तो जो भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिखता है जिसमें कितनी टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म, द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म इट्स कॉल्ड मोनोमियल टर्म, फिर उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे, इन एक्सप्रेशन, तो इसमें डेफिनेशन भी दिया है बुक में। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जिस भी किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन which contains only 1 term is called मोनोमियल। जिस भी किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एग्जाम्पल 5x 10 7y 2m 3q, ऐसे कहीं पर भी अगर आपको सिर्फ एक ही टर्म दिखे तो उसको क्या बोल दो, डायरेक्टली लिख दो, ये वो क्या है, मोनोमियल है। दूसरा आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म है, बाय मतलब 2, बाय का मतलब क्या होता है, बाय मीन्स 2। तो जिस भी किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म मतलब कितने, 2, और 2 से इक्वल टू 2, एन एक्सप्रेशन विच contain only 2 terms is called, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अभी ये जो हमने पहले पढ़ा था मोनोमियल, इसमें अगर कोई टर्म में x वेरिएबल है और दूसरे टर्म में भी x वेरिएबल है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मोनोमियल, क्योंकि दोनों भी लाइक टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल आएगा उसमें। तो वो भी बात ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम्पल बाइनोमियल में हमने क्या बोला है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। कितने टर्म आने चाहिए, 2 टर्म, दोनों टर्म भी क्या होने चाहिए, अनलाइक टर्म होने चाहिए। लाइक टर्म में कभी भी बाइनोमियल नहीं आता है या फिर ट्राइनोमियल में नहीं आता है, लाइक टर्म में सिर्फ एक ही आता है, मोनोमियल। तो ये देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, या फिर इसमें लिखता हूँ अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल 3x + 4y, 3x + 4y, क्योंकि इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, कॉमा 2m + 3n, कॉमा 99x + 299q, फिर q की जगह 299xy। तो ये देखो x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ पे m और n डिफरेंट वेरिएबल है, x और y फिर से डिफरेंट वेरिएबल है। मतलब क्या है, ये सब अनलाइक टर्म्स है जिनको हमने एक ऑपरेटर से कंबाइन किया है, तो इनको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल। यहाँ पे लिखना था ओनली 2 टर्म्स की जगह यहाँ पे लिखना था विच कंटेन 2 अनलाइक टर्म्स। ओके, ट्राइनोमियल में लिखेंगे एन एक्सप्रेशन विच contain 3 unlike terms is called ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में अगर हम देखते हैं तो ये ट्राई का मीनिंग क्या होता है, ट्राई का मीनिंग होता है 3। इसमें भी कौन से, अनलाइक टर्म्स,
unlike terms. Example, an expression which contain only 3 unlike term is called ट्राइनोमियल. 3 अनलाइक टर्म मतलब क्या होते हैं, तीनों भी अनलाइक होने चाहिए. यहाँ पे 2 है, एक और ऐड कर दो, 3x + 4y + 5z. x, y और z ये तीनों भी क्या है, अनलाइक टर्म्स है. तो ये क्या हो गया, हमने 3 पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. अब इसमें जो लास्ट बचा है वो है हमारा पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नाम का एक पूरा लेसन होता है जिसमें फिक्स नहीं होता कि उसमें कितने टर्म्स है. इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, वो भी डिफरेंट वेरिएबल के साथ, या उसको अनलाइक टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर लाइक टर्म के साथ अगर कॉम्बिनेशन हो तो भी वो कितने भी टर्म हो सकते हैं. पॉलिनोमियल में क्या होता है, देयर इज नो लिमिट. उसमें क्या होता है, मोर देन 1, 2, 3 या 4 भी बोल सकते हो. उसमें कितना है, मोर देन, इट कंटेन्स 1 और मोर देन more terms, 1 or more terms is called polynomial. An expression which contain 1 or more terms is called polynomial. मतलब ये क्या हो गया मेरा पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो गया मेरा पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो गया मेरा पॉलिनोमियल. बट मिनिमम कितने चाहिए उसमें, मिनिमम 1 चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देयर इज़ नो लिमिट. कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ 7x 3y + 79q 2p + 99m. इसमें एक और ऐड कर दो 2z. ये सभी क्या हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स. तो इसके बेसिस पे हमें एक एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल भी हम सॉल्व करते हैं. तो एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार का है. बुक से देख के पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ. तो ये एग्जांपल है जो हम सॉल्व करने वाले हैं. ये सॉल्व एग्जांपल है इस बुक में. State with reasons whether each of the following expression following expressions is monomial, binomial or trinomial. Is monomial, binomial इसमें मैं एक्सप्रेशन लिखना भूल गया. एक्सप्रेशन दिए गए हमारे a x² + 8x + 4, b है हमारा 2y + xz -7 + xy, c है हमारा mn² - 15, d है हमारा 3m + 65m, और लास्ट में हमें दिया है e. 5 एक्सप्रेशन दिया है टोटल इन्होंने. 9pq² -6p + 8p. अभी इसको हमें सॉल्व करना है. तो इसको हमें सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. तो क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट विथ रीजन्स वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. पर उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है स्टेट विथ रीजन. हमें क्या लिखना है, रीजन भी लिखना है.
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल ड्रॉ किया है, जैसे कि उन्होंने टेबल ड्रॉ किया है, तो सेम पैटर्न में हम भी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले टेबल में क्या आता है हमारा सीरीज नंबर, तो वो तो हम नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ ABC लिखने के लिए, सीरीज नंबर। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या है, किस टाइप का है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे टाइप, कोई भी टाइप का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद लिखेंगे रीज़न, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है रीज़न लिखना है, तो इसलिए हमें रीज़न लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है हमारा ए है हमारा x² + 8x + 4, तो कौन सा टाइप का है, यहाँ पे देखो x², यहाँ पे क्या है x है, मतलब ये तीनों क्या है अनलाइक टर्म है, तो इसका टाइप क्या आएगा, मोनोमियल आएगा क्या, कि इसका क्या आएगा, थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो इसमें क्या आएगा ट्राइनोमियल। रीज़न क्या है, 3 अनलाइक टर्म्स, रीजन क्या आएगा 3 अनलाइक टर्म्स। दूसरा जो दिया है बी वाला, तो बी में क्या बोला है हमने, 2y + xz - 7 + xy। अब अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे कितना है y, कोई है क्या y वाला, नहीं है। यहाँ पे कितना है x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को भी ऐड नहीं कर सकते हम, तो कैसे लेंगे xz, ये अलग है -7, तो किस में है इतने, इसमें कितने टोटल कितने, इसमें टोटल 4 टर्म्स है, मतलब कितने क्या है मोर टर्म्स है, मोर टर्म्स, तो इसको क्या बोलेंगे, कितने टर्म्स है इसमें, मोर है, मोर देन 3 अनलाइक टर्म्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम पॉलिनोमियल। तो ये क्या आ गया हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यों, मोर देन 3 टर्म्स, रीजन क्या है उसका मोर देन 3 टर्म्स। सी वाला देखते हैं, सी में क्या है mn² - 15, तो टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे mn² और 15, तो ये क्या आएगा हमें टोटल कितने 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स के लिए क्या आता है हमारा बाइनोमियल, 2 टर्म्स के लिए क्या आता है हमारा बाइनोमियल। ओनली रीजन क्या है, ओनली 2 अनलाइक टर्म्स, ओनली 2 अनलाइक टर्म्स। डी में क्या दिया है 3m + 65m। अभी ये जो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे क्या है m है, यहाँ पर भी क्या है m है, मतलब जो भी चीज़ दी गई है हमें वो कि एक सेम ब्रांड की मैकडोनल्ड सेम, तो यहाँ पे 65 मैकडोनल्ड है और यहाँ पे 3 मैकडोनल्ड, टोटल कितना हो गया 68, कितना है एक ही टर्म, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल, ओनली 1 टर्म, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे ओनली 2 लाइक टर्म्स। और जो हमारा लास्ट का जो बचा है डी वाला, तो डी में क्या दिया है 9pq² - 6p + 8p। अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है p, मतलब ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स और ये क्या है अनलाइक टर्म, मतलब ये क्या आ गया हमारा कितने टर्म है टोटल 2 टर्म है, इसके लिए ये क्या आ गया बाइनोमियल, क्या आ गया ओनली 2 अनलाइक टर्म। तो इस प्रकार से हमने ये जो एग्जाम्पल था वो हमने सॉल्व किया। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं अभी।
इसके बाद जो दिया है हमें एडिशन है सब्ट्रैक्शन पढ़ना है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये दोनों जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट में एक साथ ही पढ़ाऊँगा आपको। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो, या फिर ये सभी टॉपिक बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मेंशन करो कि मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखो कि सर मुझे, या फिर सर बोलो, आप भैया बोलो, या फिर नाम लेके बोलो तो भी चलेगा, मुझे इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपको टॉपिक नहीं समझता है, समझो आपको पॉलिनोमियल नहीं समझा तो आप बोलो भैया मुझे पॉलिनोमियल नहीं समझे, आप फिर से एक वीडियो बनाओ और उसमें एक्सप्लेन करो। तो मैं वो आपको उस वीडियो एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर जिसमें सिर्फ पॉलिनोमियल होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी को टर्म्स नहीं समझा है, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो आप बोलो भैया मुझे टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन नहीं समझा है, तो उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो जो भी आपके कुछ डाउट होते हैं आप कमेंट में मेंशन करो, ताकि मुझे समझे कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझा है। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं फिर वो टॉपिक को मैं और डीपली समझाने की कोशिश करूँगा किसी एक वीडियो में, या फिर उस टॉपिक को लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी इस वीडियो में तो हम पूरा लेसन ही कवर करने वाले, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं लेसन में उतने सभी कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दूसरे वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस जोन पढ़ेंगे, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है, आपको आंसर मिल जाते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ईजीएस्ट भी बोल सकते हैं, सबसे सिंपल टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में इंटरेस्ट बहुत आता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of algebraic एक्सप्रेशंस। तो ये हमारा मेन हेडिंग है। इसके बाद हमें सबसे पहले हेडिंग जो पढ़ना है वो है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म दिया है, क्योंकि अनलाइक का तो होता भी नहीं है, लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। तो इसमें जो है एक एग्जांपल दिया है, तो हम एग्जांपल से ही पढ़ते हैं। ऐड 3mn square comma 2n square m and 5mn square। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो स्टेप है हम इनको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम इनको एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं, 3mn स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर m प्लस 5mn स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद अगर मैं इसको देखता हूँ इक्वल टू, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से लाइक टर्म कौन से, mn स्क्वायर, ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है मेरे, क्योंकि दोनों के वेरिएबल और ऑर्डर उनका सेम है। अभी अगर इस टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है m और यहाँ पे क्या लिखा है n स्क्वायर, मतलब इन्होंने उसका ऑर्डर चेंज किया, पहले n स्क्वायर को लिखा बाद में m को लिखा। तो ये भी क्या हो गया, सेम ही हो गया, 3mn स्क्वायर प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 2mn स्क्वायर, उल्टा लिख देगा। इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 कितना होता है हमारा, 1 इंटू 2 होता है 2, पर 2 इंटू 1 भी तो हमारा क्या होता है, 2 ही होता है। मतलब हमने क्या किया है,
बस इंटरचेंज किया है, उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को इंटरचेंज किया है, जो पीछे था उसको आगे लिखा है। प्लस कितना आ गया 5m(n)²। अभी ये तीनों भी टर्म्स मेरे क्या हो गए, लाइक टर्म्स। अगर मैं देखता हूँ ये तीनों में मेरा लाइक टर्म है तो ये मेरे तीनों में कॉमन है। अगर मैं तीनों को कॉमन निकालता हूँ mn², ये मैंने कॉमन निकाला, तीनों में है ना, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें कॉमन निकाला। अब बचा क्या, इसमें बचता है मेरा 3, बीच में आया ये प्लस, इसमें बचा मेरा 2 प्लस और इसमें बचता है मेरा 5 इज इक्वल टू, इनका टोटल आता है 3 + 2 5, 5 + 5 10 mn²। मतलब मेरे पास टोटल कितने मोनाको बिस्किट है, mn को मैं बोलता हूँ मोनाको, तो कितने मोनाको बिस्किट है मेरा, टोटल मेरे पास 10 मोनाको बिस्किट के पैकेट है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल का आंसर। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, ये था हमारा एग्जाम्पल 1, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में उन्होंने बोला है ऐड 5a, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला, पर सबसे पहले उन्होंने एडिशन का ले रहे हैं तो हम इसमें सभी क्वेश्चन ऐड के आएंगे। ऐड 5a - 7a एंड -4a। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इस बुक में दिया गया। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन, ये हमारे प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम का हमेशा हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन का हम लिखते हैं आंसर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5a प्लस, उन्होंने ऐड बोला है ऐड लिख दो, -7a प्लस -4a। तो ये साइन का जो मल्टीप्लिकेशन है हमने हमारे लेसन इंटीजर्स में सीखा था, आई थिंक थर्ड लेसन है, तो उसमें हमने सीखा था, इज इक्वल टू 5a प्लस इंटू माइनस होता है -7a, यहाँ पे भी होता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है -4a। या फिर अगर ये देखा है एडिशन करना है ना -7a और -4a का, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। 7a 7 + 4 आएगा 11, और क्या है नेगेटिव नंबर का एडिशन करना है तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखते हैं 5a -7a -4a -11a, 7 और 4 को ऐड कर देने का, और जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगा दो। अब क्या है 11 - 5, 5 - 11, तो 11 ग्रेटर नंबर है तो उसका साइन है, 11 - 5 आता है 6a, मतलब 11a थे मेरे पास, उसमें से 5 मैंने माइनस कर दिए, क्या बचा -6 है, क्योंकि 5 से 11 तो माइनस नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरे एग्जाम्पल का आंसर। उसके बाद उन्होंने जो दिए वो सब्ट्रैक्शन के दिए एग्जाम्पल्स। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट 2n फ्रॉम 4n, 2n फ्रॉम 4n। अगर अभी हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद का जो भी नंबर होता है 4n, उसमें से हमें फ्रॉम के पहले जो नंबर दिया होता है, जो भी एक्सप्रेशन टर्म दिए होते हैं उसको माइनस कराएं, 4n - 2n। अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें ये भी क्या है हमारे लाइक टर्म्स है, n और n क्या है हमारा कॉमन है, n क्या है हमारा कॉमन है, तो इसमें भी लिख सकता हूँ। इसमें पहले इसमें क्या है 4 और दूसरे में क्या है -2, सो 4 - 2 आता कितना है हमारा 2n, मतलब मेरे पास 4n थे, उसमें से मैंने 2 निकाल दिए, तो कितने बचे मेरे पास 2n बच गए। उसके बाद में है मेरा एग्जाम्पल नंबर 4, सब्ट्रैक्ट -3xy फ्रॉम 6xy, -3xy फ्रॉम 6xy। इसमें भी सेम ही दिया है, किस में से करना है 6xy, क्या बोला है सब्ट्रैक्ट, ये नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट, ये पर्टिकुलर एक टर्म है, उसको पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, -3xy। अभी साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा 6xy, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, और ये आएगा 3xy। xy और xy दोनों में कॉमन है, दोनों भी लाइक टर्म है, तो क्या लिखेंगे 6 + 3
और ये कॉमन वाला बाहर निकाल देंगे एक्स वाई, तो 6 + 3 आएगा हमारा 9x y। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, सब्ट्रैक्ट एग्जांपल 5। सब्ट्रैक्ट उन्होंने क्या बोला है, -17 p स्क्वायर क्यू फ्रॉम 2 p स्क्वायर क्यू। तो अभी भी सेम मेथड से करते हैं हम। इन्होंने कॉलम मेथड यूज़ किया है पर हम सेम मेथड से यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया, फ्रॉम बोला है तो पहले लिखेंगे 2 p स्क्वायर क्यू माइनस, सबका क्या करना है, -17 p स्क्वायर क्यू। तो अगर हम देखते हैं दोनों में कॉमन वेरिएबल्स है विथ द सेम ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम साइन का सॉल्व करेंगे। 2 p स्क्वायर क्यू, माइनस इंटू माइनस होता है हमारा प्लस, कितना आएगा 17 p स्क्वायर क्यू। अभी सेम ब्रांड है, ऐड कर दो 2 + 17, इसको कॉमन निकाल दो, p स्क्वायर क्यू, डायरेक्ट भी लिखा तो भी ऐड चलता है। 2 + 17 कितना होता है 19 p स्क्वायर क्यू। तो ये हो गया हमारा ये लास्ट एग्जांपल का आंसर। अभी उसके बाद इन्हें जो बोला है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके पहले जो अभी जो हम पढ़ रहे थे क्या है, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। अभी क्या करना है हमें, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे, उसमें भी दो मेथड्स होते हैं, वो 2 मेथड यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं ये बोर्ड रब कर देता हूँ। इस एग्जाम्पल में भी अगर आपको कुछ नहीं समझता है फिर भी आप कमेंट करो कि आपको कोई एग्जाम्पल नहीं समझा है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए। आप पूछो, आप लिखो कमेंट में, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। तो अभी ये हम बोर्ड रब कर दिए। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आंसर सॉल्व करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम दिए गए होते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें सॉल्व होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये जो सब्जेक्ट जो है ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट डेवलप करता है, क्योंकि जैसे जैसे आंसर आते थे वैसे वैसे हमको खुशी होने लगती है। और हमें क्या चाहिए, आंसर आने के बाद वाली जो खुशी है वो हमें कांस्टेंट रहनी चाहिए, हमारी फिक्स रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हेडिंग चेंज करते हैं अभी हमारी, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें हमें 2 मेथड दिए, तो वो दोनों मेथड का नाम है, एक है पहली इन्होंने दिया है कॉलम मेथड और सेकंड है हमारा ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या एग्जांपल सॉल्व करेंगे एडिशन के, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन के। दोनों भी मेथड बहुत इजी है, जो भी मेथड आपको इजी लगती है वो मेथड से आप एग्जाम में आंसर सॉल्व कर सकते हो। अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको सिर्फ कॉलम मेथड यूज़ करके आंसर सॉल्व करना है तो आप कॉलम मेथड यूज़ करो। अगर नहीं बोला है तो आपको जो इजी लगती है, अगर आपको लगता है कॉलम मेथड आपको इजी है तो आप कॉलम मेथड से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है मेरे लिए ग्रुपिंग मेथड इजी है तो आप ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करो। अगर उन्होंने मेंशन किया नहीं है तो, अगर उन्होंने मेंशन किया है कि दिया गया क्वेश्चन अगर ग्रुपिंग मेथड में सॉल्व करना है तो आपको ग्रुपिंग मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलता। पर इन दोनों मेथड में अभी हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों मेथड में आंसर जो भी आएगा वो सेम ही होता है, आंसर इसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। दोनों भी मेथड से हमारा सॉल्यूशन जो होता है सेम होता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैंने जो हेडिंग दी है एडिशन दी है, पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में करेंगे। तो इसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है कॉलम मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड।
एक होता है कॉलम मेथड और दूसरा होता है कॉलम मेथड। तो इन दोनों मेथड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कॉलम मेथड है, तो कॉलम मेथड में जैसे हमारे घर होते हैं, घर हमारे किसके ऊपर खड़ा होता है, कॉलम और बीम्स के ऊपर खड़ा होता है। तो जो भी वर्टिकल वाले जितने भी होते हैं तो इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो कॉलम मेथड में हमें क्या करना है, एक कॉलम में वर्टिकली हमें क्या करना है, अरेंज करना है लाइक टर्म्स को, वर्टिकली हमें अरेंज करना है, कॉलम में अरेंज करना है। अगर 5x यहाँ पे लिख दिया है तो उसके नीचे मैं 5x का ही लाइक टर्म लिखूंगा, मतलब जिसमें भी x वेरिएबल हो मैं उसके नीचे लिखते हैं। और ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड में लाइक टर्म्स को ग्रुप करते हैं और जो भी अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको हम सेपरेट लिखते हैं। तो ये दोनों भी मेथड से जो आंसर आने वाला है हमारा, जो भी हमारा सोल्यूशन होने वाला है, वो दोनों भी मेथड से हमारा सोल्यूशन सेम ही होने वाला है। तो इसके लिए हम लिखते हैं हमारा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में एक एग्जांपल दिया है कॉलम मेथड से, तो ग्रुपिंग मेथड को हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी ये मैंने एक बता तो दिया आपको कॉलम मेथड क्या होता है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, तो मैं क्वेश्चन जो भी है हमारा, हम सॉल्व करते करते हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है हमारा मैं सॉल्व करते करते आपको स्टेप भी बता दूंगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1 इसका, ऐड द एक्सप्रेशंस add the expressions x minus 2y, x minus 2y minus 5z and 2y plus 3z minus 2x। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल है। कॉलम मेथड के टोटल इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए एडिशन के, तो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन कौन सी पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में क्या है, फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको एज इट इज़ लिखो। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है हमारा उसको एज इट इज लेंगे, x माइनस 2y माइनस 5z। पहला जो एक्सप्रेशन है हमारा एज इट इज लिखना है हमें, उसके बाद एडिशन का साइन। दूसरा जो एक्सप्रेशन है, दूसरे एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x के नीचे क्या आएगा हमारा, x जो भी साइन है उसके साथ, ये निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ। उसके बाद y के साथ क्या आएगा 2y प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है 2y। और z के नीचे हमेशा क्या आएगा प्लस 3z। हमने क्या किया है, लाइक टर्म को एक कॉलम में अरेंज किया है, लाइक टर्म को क्या किया है कॉलम्स में अरेंज किया है विथ देयर साइन। तो अभी इसी साइन के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर हम देखते हैं अभी x माइनस 2x, तो x में से तो 2x माइनस नहीं होंगे, तो क्या हो गया, x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। 1 माइनस 2 करेंगे या फिर 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन माइनस 1x। अगर ये 1x नहीं भी लिखते, यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, मतलब x माइनस 2x, 2x थे उसमें से एक x मैंने निकाले, तो कितने बचे मेरे पास, एक ही x बचा, और जो भी ग्रेटर नंबर था उसका साइन हमें देना पड़ेगा। अभी इसको क्या दिया है, माइनस 2y प्लस 2y, उल्टा पढ़ते हैं, 2y माइनस 2y कितना आएगा, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब क्या आएगा 0। 0 के साथ आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, आंसर सेम ही रहना। यहाँ पर भी दिया है माइनस 5z प्लस 3z। अभी इसमें क्या करेगा, माइनस और प्लस दिखे, दो डिफरेंट साइन दिखे, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, और जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगाना है। सो 5 माइनस 3 कितना आएगा मेरा, 2 आएगा, 2z, मतलब मेरा एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, माइनस x माइनस 2z। 0 तो हम लिखते नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ये थी हमारी कॉलम मेथड। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है हमारा एग्जांपल नंबर 2। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा, ऐड द एक्सप्रेशंस, एडिशन का है तो मैं एक्सप्रेशन वगैरह डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ऐड द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ऐड ही करना है, तो मैंने नहीं लिखा हो ऐड द एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन दिए हमको क्या करना है,
ऐड करना है। कौन सी मेथड से? कॉलम मेथड से। चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सबसे जो पहला एक्सप्रेशन होता है उनको हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। एडिशन का साइन, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आना चाहिए मेरा? एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म। एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे आ गया वाई स्क्वायर, जो भी साइन है उसी के साथ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के नीचे आ गया हमारा जेड स्क्वायर। अगर ये आगे पीछे भी होती है तो हमको लिखने के टाइम पे लाइक टर्म के साथ ही लाइक टर्म लिखना है। एक्स स्क्वायर के साथ ही उसका जो भी लाइक टर्म होगा वो लाइक टर्म हमें एक के नीचे एक रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मिले कितने हुए? मेरे पास ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये भी मेरा एक्स स्क्वायर है, दोनों को मिला दिए तो कितना हो जाएगा मेरा? 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। पर दोनों क्या करना है? ऐड। माइनस माइनस प्लस होता है प्लस, और ग्रेटर नंबर का साइन 3। यहाँ पे 3y स्क्वायर है और यहाँ पे एक ही y स्क्वायर है, और 3 और 1 मिला कितना हो गया? 4y स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो ऑलरेडी प्लस। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4z स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं, मतलब इसके आगे 1 है। 4z और 1z स्क्वायर मिला कितना होता है? 5z स्क्वायर। ये क्वेश्चन एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा इजी था क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस में लाइक टर्म्स अरेंज किए थे। उसके बाद जो है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें उन्होंने बोला है एट द एक्सप्रेशन 4ab माइनस 5bc प्लस 6ac एंड कॉमा दिया एंड 3ab माइनस 5bc एंड 4bc माइनस 7ac। तो ये एग्जाम्पल आप अपने बुक में ट्राई करें, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारा, हमें एज इट इज लिखना है 4ab माइनस 5bc प्लस 6ac। अभी हम सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म ए बी वाली टर्म कहाँ पर है? 3ab, यहाँ पे लिखेंगे 3ab। bc वाली टर्म कहाँ पे? यहाँ पे है माइनस 5bc। अब इसमें देखते हैं एंड 4bc वाली कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसमें लिखेंगे 4bc। ac वाली टर्म कहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7ac। जो लाइक टर्म्स है उसको एक के नीचे एक लिखना है हमें, और क्या है? ऐड करना है हमें। अभी ऐड करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम 0 कंसिडर करेंगे। 4ab प्लस 3ab कितना आएगा? 4 प्लस 3 आएगा 7ab। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 5bc माइनस 5bc, माइनस माइनस होता है प्लस, और क्या आता है? ग्रेटर नंबर का साइन। कितना आएगा? माइनस 10bc और माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 में से यह आ गया माइनस 10 प्लस 4, मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन करना है। कितना आएगा? माइनस 6bc। इसमें क्या आएगा? प्लस 6ac माइनस 7ac। ये माइनस है, ये प्लस है, ग्रेटर नंबर का साइन पहले दे दो। 7 में से 6 गया, क्या बचता है? एक ही ac बचेगा। तो हम 1 लिखते नहीं है जनरली। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें पढ़ना है ग्रुपिंग मेथड। तो उसके पहले मैं ये बोर्ड करप्ट कर देता हूँ। कॉलम मेथड में अगर कोई कुछ डाउट है तो कमेंट करो। एक वीडियो में उसके बाद में लगे तो एक ही टॉपिक समझा दूंगा, नहीं तो दोनों भी मेथड से आंसर सेम ही आने वाला है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। बस शर्त ये है कि उन्होंने मेंशन नहीं करना चाहिए कि कॉलम मेथड से सॉल्व करो या फिर ग्रुपिंग मेथड से। तो सेकंड है हमारा अभी ग्रुपिंग मेथड।
ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में भी कुछ स्टेप्स हैं। तो ग्रुपिंग मेथड के लिए हम पहले एग्जांपल लिखते हैं, इसके बाद ज़्यादा नहीं, हमारा थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है। ये है हमारा ग्रुपिंग मेथड का फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 है हमारा ऐड 2a माइनस 3b, ऐड 2a माइनस 3b प्लस 4c एंड a माइनस 2b प्लस 3c। तो ये एक एग्जांपल पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे टॉपिक बंद कर देना चाहिए। दूसरे वीडियो में मैं ग्रुपिंग मेथड के कुछ एग्जांपल सब्ट्रैक्शन एंड आधा बचा वाला टॉपिक में बना दूंगा, नहीं तो वीडियो ये बहुत बड़ी बन जाएगी। तो हम इसमें ये एक एग्जांपल सॉल्व करके हम आज का टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। ग्रुपिंग मेथड क्या करना है, ऐड करना है। तो ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखो, 2a माइनस 3b प्लस 4c प्लस, जब भी यहाँ पे एडिशन होता है तो सामने वाला जो आगे वाला जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको एज इट इज लिखो, a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू अभी क्या करना है, अभी इसमें हमको ग्रुप करना है। ग्रुप किसका करते हैं, हमेशा हम लाइक टर्म का ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2a, पहली टर्म एज इट इज लिख दो। अब देखो ये 2a के बराबर एक लाइक टर्म कौन सी, यहाँ पे a है, प्लस है, यहाँ पे कर दो प्लस a, ये होगा एक ग्रुप। बीच में लिखो प्लस, जो निगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखो, माइनस 3b। अब b वाला टर्म देखो क्या है, ये माइनस 2b, फिर से लिखो प्लस 4c, ये क्या है 4c, 4c के साथ कौन सा है 4c प्लस 3c। तो क्या है, हमने पहला लाइक टर्म, ये दूसरा लाइक टर्म, ये तीसरा लाइक टर्म, इन तीनों के क्या किया हमने, ग्रुप की। 2a प्लस 3, मेरे पास 2a है पहले से, उसमें से मैंने एक और ऐड कर दिया, कितना आएगा मेरा 3 प्लस, अभी क्या है माइनस 3b माइनस 2b, क्या करना है दोनों को ऐड करना है। माइनस माइनस होता है प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन, मतलब 3 और 2 कितना हो गया मेरा 5, और ये आ गया b प्लस 4c और 3c, मेरे पास 4c है, मैंने 3 और ऐड कर दिए, कितना आ गया मेरा 7c। अभी जब लास्ट में आंसर सॉल्व करते हैं लास्ट स्टेप में, तो उसमें हम साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस 5b प्लस 7c। तो ये आ गया हमारा आंसर बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ग्रुपिंग मेथड के जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं तो वह मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। जो आधा लेसन बचा है हमारा ग्रुपिंग मेथड ऑफ एडिशन, तो उसके जो 2 या 3 एग्जांपल बचे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँगा। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद।